नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में। इससे पूर्व हम भारतीय राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों पर चर्चा कर चुके हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। इसमें पहला राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। यदि राष्ट्रपति को युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया हो, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण देश या देश के किसी हिस्से में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसमें 1975 में 38वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ये तथ्य जोड़े गए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आसन्न खतरे के आधार पर अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा गैर वाद योग्य घोषित की गई। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। वह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह से ही 352 की उद्घोषणा करें। 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन में किसी विशेष भाग में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। 1975 में 38वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा था, किंतु इस प्रावधान को 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि विवेक शून्य व हठ धर्मिता के चलते अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा की गई तो न्यायिक समीक्षा होगी। अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा का राष्ट्रपति द्वारा 1 माह के भीतर विशेष बहुमत द्वारा अनुमोदन करना होता है। अनुमोदन के बाद ये 6 माह तक लागू रह सकती है। संसद अनुमोदन के साथ अनंत काल तक इसको बढ़ा सकती है। ये उपबंध 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। इससे पहले अनुमोदन की समयावधि 2 महीने थी। इसी तरह पहले पुनः अनुमोदन की समय सीमा तय नहीं की गई थी। मंत्रिमंडल के आदेश से समय सीमा बढ़ सकती थी। बाद में प्रत्येक 6 माह में अनुमोदन का प्रावधान किया गया। ध्यान रखने योग्य की बात है कि धारा 352 की उद्घोषणा या जारी रखने का प्रत्येक प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन में विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया। पहले घोषणा एवं अनुमोदन साधारण बहुमत से ही हो जाते थे। राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा के द्वारा अनुच्छेद 352 की समाप्ति कर सकते हैं। ऐसी उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन में प्रावधान किया गया कि यदि लोकसभा राष्ट्रपति शासन के विस्तार का अनुमोदन नहीं करती है तो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि वह उद्घोषणा को वापस ले। 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में व्यवस्था या प्रावधान किया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य लिखित रूप में स्पीकर से मांग करें तो स्पीकर 14 दिन के अंदर अनुच्छेद 352 पर चर्चा के लिए विशेष बैठक का बुलावा करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि जहां उद्घोषणा 352 की को लागू करने का प्रस्ताव दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना जरूरी है, जबकि उद्घोषणा को हटाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित होता है। अनुच्छेद 352 का विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर इसका प्रभाव पड़ता है कि राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। यद्यपि उन्हें निलंबित नहीं किया जाता, केंद्र राज्य सरकार को किसी भी कार्यकारी निर्देश दे सकते हैं। विधायी संबंधों में शक्ति विभाजन निलंबित हो जाता है। केंद्र राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। यहाँ राज्य विधायिका निलंबित नहीं होती है। 52 के क्रियान्वयन के तहत राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन को संशोधित कर सकता है। ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। सभा और विधानसभा कार्यकाल के प्रभाव की बात करें तो संसद विधि बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 18 मार्च 1976 को समाप्त हो रहा था। 1976 में कानून बनाकर इसे 18 मार्च 1977 तक बढ़ाया गया था, फिर 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया 1978 तक, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद लोकसभा विघटित कर दी गई थी। अनुच्छेद 358 में 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर प्रभाव वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण के कारण लागू आपातकाल में अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाएंगी।
44वां संविधान संशोधन 1978 से पूर्व आंतरिक अशांति के आधार पर भी 352 की उद्घोषणा की जा सकती थी। अनुच्छेद 359 के अंतर्गत अन्य मूलाधिकारों का निलंबन किया जाता है। अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21 में वर्णित मूलाधिकारों, जो कि 44वें संविधान संशोधन में इस बात तथ्य को रखा गया कि अतिरिक्त आपातकाल के समय राष्ट्रपति किसी भी मूलाधिकार का निलंबन कर सकता है अपना आदेश निकालकर। अनुच्छेद 358 में 359 में भी अंतर है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताएं पूरे आपातकाल की अवधि में निलंबित रहती हैं, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति द्वारा उल्लेख की गई अवधि तक ही निलंबन रहता है। 358 का प्रभाव क्षेत्र संपूर्ण देश होता है, जबकि 359 का प्रभाव क्षेत्र देश या देश का कोई भाग भी हो सकता है। 358 स्वतः लागू होता है, जबकि 359 को राष्ट्रपति आदेश से लागू करता है। बार में 352 की बात करें तो 1962, 1971 और 1975 में आपातकाल घोषित किए गए। 1962 का आपातकाल 1959 जनवरी तक जारी रहा, अतः 1965 में भारत पाक युद्ध के समय आपात की घोषणा नहीं करनी पड़ी। दूसरा आपातकाल दिसंबर 1971 में लागू हुआ और तीसरा आपातकाल जून 1975 में लागू हुआ। हम दूसरे अनुच्छेद की बात करेंगे, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दो आधारों पर घोषित किया जाता है। एक तो अनुच्छेद 356 में उल्लेखित है और दूसरा अनुच्छेद 365 में है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि यदि किसी राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के तहत नहीं चल रहा तो वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा करे। दूसरा अनुच्छेद 365 में प्रावधान है कि यदि राज्य केंद्र के निर्देशों की पालना में असमर्थ रहता है तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का आधार बन जाता है। ये अनुमोदन की बात करें तो उद्घोषणा के बाद 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से संशोधन का अनुमोदन करना होता है। अनुमोदन के बाद 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 2 बार ऐसा विस्तार किया जा चुका है, अर्थात 1 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रह चुका है, तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के विस्तार हेतु कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जो 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई। अनुच्छेद 352 के तहत उस समय राष्ट्रीय आपातकाल राज्य में लागू होना चाहिए। दूसरा, निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव की परिस्थितियां नहीं हैं। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष है। राष्ट्रपति शासन के कुछ परिणाम हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के अलावा केंद्र प्रांत के सभी पदाधिकारियों की शक्ति अपने हाथ में ले लेता है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद करती है। यहाँ कुछ तथ्य हैं कि अम्बेडकर ने अनुच्छेद 356 को मृत प्रावधान की संज्ञा दी थी। 1951 में पंजाब में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन 356 लागू हुआ था। 1959 में केरल में लागू हुआ था। यूपी और केरल में 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। 1977 में जो जनता दल की सरकार थी, 9 राज्यों राजस्थान, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था। 1980 में कांग्रेस सरकार ने पुनः इसे दोहराया और राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लागू किया। 1992 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने बीजेपी शासित राज्यों MP, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में इस आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया कि राज्य केंद्र द्वारा धार्मिक संगठनों पर लगे प्रतिबंधों की अनुपालना में असमर्थ है। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने SR मुंबई केस में निरपेक्षता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। अनुच्छेद 356 लागू होने के बाद राज्य की विधानसभा को तब तक भंग नहीं किया जा सकता जब तक संसद ने इसका अनुमोदन नहीं किया है। भ्रष्टाचार जनादेश इसके आधार को राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। ध्यान देने योग्य है कि 1975 के 38वें संवैधानिक संशोधन में प्रावधान किया गया था कि अनुच्छेद 356 को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन में इस उपबंध को हटा दिया गया। आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगता है। अनुच्छेद 307 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। 1975 में 38वें संवैधानिक संशोधन में प्रावधान किया गया था कि वित्तीय आपात की घोषणा को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन में इस संबंध को भी हटाया गया। 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा को साधारण बहुमत से 2 माह के भीतर अनुमोदन जरूरी है। अनुमोदन के बाद इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं होती। प्रभाव की बात करें तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित सभी पदाधिकारियों का वेतन 50% तक इस आपात के अंतर्गत घटाया जा सकता है और राज्य के धन विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना होता है।
हम भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक लगातार 12 वर्ष तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और पहले पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले तथा सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति संभालने वाले राष्ट्रपति रहे। वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन की मृत्यु के समय वीवी गिरी उपराष्ट्रपति पद पर आसीन थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे, क्योंकि उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। वीवी गिरी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए थे और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हरा दिया था। वीवी गिरी दूसरे चक्र की मतगणना में विजयी हुए थे। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु भी पद पर रहते हुए हुई थी। इनका काल 1974 से 1977 तक था। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ज्ञानी जैल सिंह पहले गृह मंत्री रह चुके थे। KR नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति थे। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में रही। डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के आदि राष्ट्रपति अन्य से पहले उपराष्ट्रपति थे। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों, विभिन्न आपातकाल, उनका प्रभाव एवं राष्ट्रपति के संदर्भ में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। आने वाली वीडियो में हम प्रधानमंत्री पर बात करेंगे। धन्यवाद।